Uh, Today's topic is review petition which are filed before the Honorable Supreme Court under Order 47 of Supreme Court Rules 2013. Before I start, let me tell you the basics of review petition. So basics of review petition basically they are started from Article 137 of the Constitution of India, which is here in front of your screen. So does this Article 137 says? Subject to the provisions of any law made by the Parliament or any rules made under Article 145. Article 145 gives power to the Supreme Court to make rules for its functioning. सुप्रीम कोर्ट को कैसे फंक्शन करना है उस फंक्शनिंग को गवर्न करने के लिए, टू रेगुलेट करने के लिए, टू मॉनिटर करने के लिए, टू कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है और वो रूल्स बनाने की जो पावर दी गई है वो दी गई आर्टिकल 145 में। देखो हिंदुस्तान में जो भी कुछ होता है, किसी भी अथॉरिटी को कुछ रूल बनाना है या नहीं बनाना है, एवरीथिंग इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मैं एक लाइन ये बोलूं कि दी बाइबल टू रन दिस कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहना गलत नहीं होगा। ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, किसी व्यक्ति की मन मर्जी से नहीं चलेगा। वो बात अलग है कि संविधान को अमेंड करने के प्रोविजंस है, पार्लियामेंट के पास पावर है, बट उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो किसी व्यक्ति विशेष की चाल से संविधान ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। So Article 137 says, subject to provisions of any law made by Parliament or any rules made under Article 145, the Supreme Court shall have the power to review any judgment pronounced or order made by it. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट किसी केस में दी है या कोई ऑर्डर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को और जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, बशर्ते उस रिव्यू को किसी रूल या किसी लॉ के द्वारा विच इज पास बाय द पार्लियामेंट को बैन नहीं किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का पावर है टू रिव्यू, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बना करके उस पावर को बैन कर सकता है, उस पावर को स्टॉप कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर को टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। या सुप्रीम कोर्ट खुद एक रूल बना सकती है अंडर आर्टिकल 145 कि भाई नो रिव्यू वुड बी डन अगेंस्ट एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रूल बना नहीं है, अभी तक ऐसा कोई पार्लियामेंट से कानून भी नहीं बना, तो अभी भी रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय इट। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यूइंग पावर है, हाउ इट इज गवर्नड, इट इज गवर्नड बाय द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। अगेन दोज रूल्स दे आर framed by virtue of the power given to the Supreme Court under Article 145। ये जो रूल्स बने गए लेटेस्ट रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, इसका ऑर्डर नंबर 47 है। दिस गवर्न्स द रिव्यूइंग प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So this is order number 46, this is order number 47, uh, no, this is 42, 44, रोमन्स की संख्या समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, so not an issue। This is 46 and here we go, this is order number 47। अब प्रोसीडिंग्स दो तरह की होती हैं, एक प्रोसीडिंग होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, दूसरी प्रोसीडिंग होती है सिविल प्रोसीडिंग। तो जो ग्राउंड्स फॉर रिव्यू है सिविल प्रोसीडिंग्स में डिफरेंट है, ग्राउंड्स फॉर रिव्यू इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डिफरेंट है। जब इन ग्राउंड्स को आप देखोगे तो देन वी विल कम टू नो हाउ वाइड ग्राउंड्स आर गिवन फॉर सिविल रिव्यू, हाउ वाइड ग्राउंड्स आर गिवन फॉर द क्रिमिनल केसेस रिव्यू। तो सबसे पहला रिव्यू जो सिविल प्रोसीडिंग्स का वो ये होता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। अगर जो पर्सन एग्रीव्ड है, अगर उसको पता चलता है कि कोई नया नया और इम्पोर्टेंट मैटर है या कुछ एविडेंस उसके समक्ष आया है विच वॉज नॉट विद इन हिज
knowledge even after due diligence, which was not produced before the trial court, even after the due diligence, तो उस केस के अंदर एक ग्राउंड बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट या ऑर्डर आया है उस ग्राउंड को लेके रिव्यू पिटीशन फाइल करें. सो डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस. दूसरा है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. कोई ऐसा रिकॉर्ड जो कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, which was presented before the honorable court, but while applying that particular record there was some error apparent while recording that record. So in that case also review petition can be filed based on this ground. और थर्ड जो है वो है एनी अदर सफिशिएंट रीजन. सफिशिएंट रीजन की जो परिभाषा है कोई लिमिटेड परिभाषा नहीं है, इंक्लूसिव परिभाषा नहीं. इट इज वेरी वाइड. So if you think there are sufficient reasons the court should review its own judgment, then you can file a review petition before the Honorable Supreme Court. ये जो grounds हैं सिविल grounds दिए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ऑर्डर 47 रूल 1 में. आई एम रिपीटिंग इट. ग्राउंड्स फॉर सिविल पिटीशन रिव्यू आर गिवन इन ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी, जिसको हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं, उसका ऑर्डर नंबर 47 रूल 1 देखेंगे तो उसमें आपको ग्राउंड्स मिल जाएंगे. तो ग्राउंड्स फॉर क्रिमिनल पिटीशन है उसमें केवल एक ही ग्राउंड दिया गया, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. बाकी डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर एविडेंस नहीं लिखा हो गया है, एनी अदर सफिशिएंट रीजन नहीं लिखा गया है. तो जो क्रिमिनल पिटीशंस के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं और जो सिविल पिटीशन के जो ग्राउंड है वो थोड़े से वाइड है. अब ये रिव्यू पिटीशन फाइल कैसे होती है, डिस्पोज ऑफ कैसे होती है, वो लिखा गया है पार्ट 4 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013. पार्ट 4 में एक ऑर्डर है ऑर्डर 47. इसमें 5 रूल्स हैं और ये 5 रूल्स दे गवर्न द रिव्यू पिटीशन विच इज फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो पहला रूल क्या बोलता है दैट सिविल कोर्ट में रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर, लेकिन बट नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू will be entertained in a civil matter or criminal matter on following grounds. सिविल मैटर में किस ग्राउंड पे नहीं एंटरटेन होगी, जो कि ग्राउंड ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ कोड कोड यहाँ पे सीपीसी कोड है, अगर वहां पे वो ग्राउंड मेंशन नहीं है तो उस केस में आप रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर सकते इन सिविल मैटर्स. So in civil matters, review petition can be filed only on the grounds which are mentioned in Order 47 of CPC 1908. But in criminal proceedings में भी रिव्यू फाइल नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. ये सीपीसी या सीआरपीसी में नहीं दिया गया, ये केवल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रूल में ही दिया गया है. सेकंड रूल है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी बाय पिटीशन. कि एक पिटीशन फाइल की जाएगी. पिटीशन फाइल करने के रूल अलग होते हैं कि पार्टीज का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किसको एड्रेस कर रहे हैं वो लिखा होना चाहिए, ग्राउंड्स लिखे होना चाहिए, प्रेयर लिखी होनी चाहिए, वो सब कुछ है. और इसका जो लिमिटेशन पीरियड है 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर विच यू वांट टू विच यू वांट सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू. 30 दिन के अंदर आपको जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो क्लियरली आपको लिखने पड़ेंगे. जब भी आप एक रिव्यू पिटीशन डालते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें एक सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लगता है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये सर्टिफाई करते हैं कि दिस इज द फर्स्ट रिव्यू पिटीशन इन द मैटर. The application for review shall be accompanied by a certificate of the advocate on record certifying that this is the first application for review and is based on the grounds admissible under the rules. Rules means Order 47 Rule 1 of the Code. Code means CPC 1908. Apart from this, अब ये डिस्पोज ऑफ कैसे होगी. आपने
ग्राउंड्स तैयार कर लिए, ग्राउंड्स तैयार करने के बाद उसको आपने अपने पिटीशन में लिख दिया, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी लगा दिया। जो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय सर्कुलेशन विदाउट एनी ओरल आर्गुमेंट। जनरली इसके अंदर क्या होता है, एक ओरल आर्गुमेंट नहीं दिया जाता है। आप एक पिटीशन डालोगे, पिटीशन जो है जजिस के सामने जाएगी, और जजिस जो है, आप उस पिटीशन में, हाँ एक चीज और है, आप एडिशनल रिटर्न आर्गुमेंट्स लिख सकते हो, क्योंकि बोलने का तो मौका दिया नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई यू आर अलाउड टू राइट एडिशनल रिटर्न आर्गुमेंट्स, बट इट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सर्कुलेशन विदाउट एनी ओरल आर्गुमेंट। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भैया ओपन कोर्ट में हियरिंग चाहिए, तो कोर्ट जो है ओपन ओपन कोर्ट में हियरिंग आपको दे देगा। अगर नहीं लगता, देन अदरवाइज इट वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सर्कुलेशन विदाउट एनी ओरल आर्गुमेंट। तो इसकी प्लेन रीडिंग अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, unless otherwise ordered by the court, an application for review shall be disposed of by circulation without any oral argument, but the petitioner may supplement his petition by additional written argument. The court may either dismiss the petition, अब कोर्ट के पास चला गया, अब दो ही ऑप्शन है, या तो उसको डिसमिस करेंगे, या फिर दूसरी अपोजिट पार्टी को नोटिस हो जाएगा। अगर अपोजिट पार्टी को नोटिस हो गया तो आपकी जो है पिटीशन एडमिट कर ली है कोर्ट ने। दूसरा क्या होता है कि ये जो पिटिशन हो आपकी, जनरली सो फार एज इट इज प्रैक्टिकल इट शैल बी सर्कुलेटेड टू द सेम जज और बेंच ऑफ जजेस हु डिलीवर द जजमेंट। जिस बेंच ने या जिस सिंगल जज ने जजमेंट को डिलीवर किया है, उसी के सामने आपकी रिव्यू पिटीशन लगेगी। रिव्यू पिटीशन में आपको ओरल आर्गुमेंट्स का अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। आप अपनी पिटीशन में एडिशनल रिटर्न आर्गुमेंट्स लिख सकते हो। अगर जब ये उन जजेस के पास गई, सर्कुलेशन डिस्पोजल बाय सर्कुलेशन मींस आपको क्या नाम है, ओरल आर्गुमेंट नहीं दिए जाएंगे। सो जनरली उन्हीं जजेस के सामने जाती है जिसने उस ऑर्डर को या जजमेंट को उन्होंने पास किया हो। रूल 4 क्या बोलता है, वेयर ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू द कोर्ट, जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया, अपोजिट पार्टी को नोटिस कर दिए, उसके बाद आपको एक ओपन कोर्ट में हियरिंग मिल जाती है। उसके बाद अगर कोर्ट अपने जजमेंट को या ऑर्डर को मॉडिफाई करता है या उल्टा कर देता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट, तो उस केस में क्या होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये करना जरूरी है, तो पिटिशनर को जो उसकी कोर्ट फीस होती है और उसको रिफंड करने के ऑर्डर दे सकता है। ये रूल 4 में लिखा गया। सो वेयर ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द कोर्ट reverses or modifies its former decision in the case on the ground in the case on the ground of mistake of fact or law। तो यहाँ पे ये चीज लिखना जरूरी है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स एक्सपीडियंट टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो आपकी कोर्ट फी को रिफंड करवा सकते हैं। रूल 5 है, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट एंड ऑर्डर हैज बीन मेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी entered इन द सेम मैटर। एक बार रिव्यू एप्लीकेशन आपकी डिस्पोज ऑफ हो गई, उसके बाद सेकंड रिव्यू एप्लीकेशन कोई भी पार्टी नहीं लगा सकती है। इसीलिए एडवोकेट और रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट जाता है, इसमें वो स्पेशली बोलते हैं कि भैया दिस इज द फर्स्ट रिव्यू एप्लीकेशन। समटाइम्स क्या हुआ, ए और बी के अंदर एक मैटर था, पहला जो है डिसीजन ए के पक्ष में आ गया, अब बी ने क्या किया कि रिव्यू पिटीशन डाल दी। अब जब रिव्यू पिटीशन डाल दी और रिव्यू पिटीशन चलो एडमिट भी हो गई, एडमिट होगी, कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर को जो है रिवर्स कर दिया। अब ऑर्डर किसके फेवर में हो गया, बी के फेवर में हो गया और ए के अगेंस्ट हो गया। अब क्योंकि रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी बी डाल चुका है, तो उस मैटर के अंदर ए दोबारा रिव्यू पिटीशन नहीं डाल सकता। So, where an application for review of any judgment or order has been made and disposed of, no further application for review shall be made entertained in the same matter। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, रिव्यू एप्लीकेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन, जो लिमिटेशन पीरियड है वो 30 डेज का है। सर्टिफिकेट ऑफ एडवोकेट और रिकॉर्ड चाहिए। ग्राउंड्स आपका ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ
कोड में लिखा है फॉर सीपीसी के लिए, सॉरी फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ग्राउंड्स बहुत नैरो हैं, डेट इज एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है। इन केस अगर ऑर्डर जो है रिवर्स होता है या फिर मॉडिफाई होता है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जैसे आपको लगता है कि भाई कोर्ट फी रिफंड करना चाहिए, तो कोर्ट फी रिफंड करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एंड वेयर ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू एनी जजमेंट or order has been made and disposed of, no further application for review shall be entertained. This is all about the review petition. Just इसमें कुछ केस लॉज हैं। तो पहला केस लॉ ये था कि भाई आरडी शुगर वर्सेस बी नागरे। ये केस है आरडी शुगर वर्सेस बी नागरे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, दैट जजमेंट ऑफ अ फाइनल कोर्ट इज फाइनल। भाई आप जब फाइनल कोर्ट में चले गए हो तो उसका जजमेंट फाइनल है। a review of such judgment is an exceptional phenomena। अगर आप रिव्यू के लिए जा रहे हो तो ये एक एक्सेप्शनल फिनोमेना, एक ऑर्डिनरी, एक रूटीन फिनोमेना नहीं है। एंड दिस exceptional phenomena can only be permitted where a grave and glaring error or well established ground is made out। grave and glaring error or well established ground is made out। तो आरडी शुगर वर्सेस बी नागर के कुछ अगर पॉइंट देखा जाए तो रिव्यू इज एक्सेप्शनल फिनोमेना, जनरली ये अलाउ नहीं होती रिव्यू until grave and glaring error, grave and glaring GLARING or well established principles are, well established grounds are made out। दूसरा जो केस लॉ है, इट इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहला केस लॉ था आपका आरडी शुगर वर्सेस वी NAGARY। इसके जो की वर्ड्स थे, डिसीजन इज फाइनल, डिसीजन ऑफ फाइनल कोर्ट इज फाइनल। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट। रिव्यू क्या एक एक्सेप्शनल फिनोमेना है। ग्राउंड्स का वो है ग्रेव एंड ग्लेयरिंग एरर और वेल स्टेब्लिश्ड ग्राउंड्स। जब बात करते हैं सीपीसी के अंदर एनी एनी अदर सफिशिएंट रीजन, जो तीसरा ग्राउंड है, तीसरा रूल है, उसके लिए है ये। दूसरा केस लॉ है अपना लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू इज नॉट एन अपील इन डिसगाइज। इसका पर्पस क्या है, टू एंश्योर दैट जस्टिस वाज नॉट डिफीटेड, जस्टिस वाज नॉट डिफीटेड। और अगर कुछ एरर्स हुए हैं, एंड एरर्स लीडिंग टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, दे शुड बी फिक्स्ड। एरर्स लीडिंग टू miscarriage of justice should be remedied। ठीक है। तीसरा जो केस ला, पहला हो गया आरडी शुगर वर्सेस नागर का केस हो गया, दूसरा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड अदर्स वर्सेस अब्दुल करीम। ये केस का जो उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर्स की बुक में भी है, जो कि नेट पे आपको मिल जाएगी। इसमें बेसिकली अगर आप देखो, अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेशन को जान, डॉक्ट्रिन ऑफ कलर कलर लेबर, CLOURABLE,
CLOURABLE, colorable legislation. Legi, SLATI1, ये क्या बोलता है? A thing which cannot be done directly, it should not be done indirectly, right? A thing which cannot be done directly should not be done indirectly. So this is what this डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबलाइजेशन बोलता है कि आपने एक ऑर्डर लिया भाई, उसके खिलाफ अब ये कोई छबील तो आप कर नहीं सकते हो, तो चलो ठीक है, रिव्यू पिटीशन ही डाल देते हैं। इसका मतलब क्या, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं करना चाहिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। सो दिस इज अबाउट रिव्यू पिटीशन। तो समरी ये है, आर्टिकल 137 क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी रूल्स made under Article 145, the Supreme Court shall have the power to review any judgment pronounced or order made by it. This is governed by the Order 47 of the Supreme Court Rules 2013, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट में रिव्यू जजमेंट और ऑर्डर बट नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी मेड और एंटरटेन इन सिविल proceedings except on the ground mentioned in Order 47 of Rule 1 of the Court, and in criminal proceedings except on the ground of an error apparent on the face of the record. जो application for review, it should be accompanied by the accompanied with a certificate from the advocate on record. जो ये वर्ड्स आप ये मेंशन करेंगे कि yes, this is the first review petition in the case and is based on the grounds admissible under the rules. दूसरा, इसका लिमिटेशन पीरियड 30 डेज का है। तीसरा, जनरली इट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय सर्कुलेशन विदाउट एनी ओरल आर्गुमेंट, क्योंकि ओरल आर्गुमेंट की अपॉर्चुनिटी पिटिशनर को नहीं दी जाती है, इसलिए पिटिशनर जो है he can supplement the additional arguments in its petition. Court either may dismiss the application or direct notice to the opposite party. An application for review shall as far as practicable, जनरली क्या होता है, जिस जो ऑर्डर हम रिव्यू करवाना चाहते हैं और जिस ऑर्डर को जिस जज साहब ने जिस बेंच ने पास किया उसी के सामने आपकी रिव्यू पिटीशन दोबारा से लगती है। और अगर रिव्यू पिटीशन के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ऑर्डर मॉडिफाई करना चाहिए या फिर ऑर्डर को रिवर्स करना चाहिए, तो इस केस में क्या होता है कि पिटिशनर को कोर्ट पिटिशनर के फेवर में कोर्ट एक आदेश दे सकती है कि उसकी कोर्ट फीस जो है उसको रिफंड कर दी जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि भाई इसने कोर्ट ने गलती करी थी तो वो 2 बार कोर्ट फी क्यों दे। तीसरा होता है वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट एंड ऑर्डर हैज बीन मेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी अंडरटेकन इन द सेम मैटर। जैसे कि बोला गया था ए और बी में अगर केस चल रहा है, ए केस को जीत गया, उसके बाद बी ने क्या किया, एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, अभी कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स करके बी के फेवर में कर दिया, अब ए दोबारा जो रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। उसके पास एक रास्ता और है, वो अगली वीडियो में बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिव्यू पिटीशन।